गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर हर 11 वर्ष में या 10 वर्ष में जनसंख्या का आकलन किया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि हर बार जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है इसका पता लगाया जा सके। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तीव्रता से बढ़ रहा है, जो लगभग कितना हो गया है 760 करोड़ हो गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो जनसंख्या का स्तर है वो 134 करोड़ है। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत जो है वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र, अगर हम देखें विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 2% है। और यहाँ पर पूरे विश्व की 17% या 17.63% जनसंख्या निवास करती है। अगर मान लीजिए जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो क्या होगा। एक तो रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाएगा, भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जो भी हमारी बेसिक नीड होती है मतलब आधारीय जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या करना जरूरी है, ऐसी जनसंख्या का नियंत्रण एवं नियमन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं नियमन का जो कार्यक्रम जो चलता है या प्रोग्राम्स जो चलते हैं उसके तहत लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है कि जनसंख्या का नियंत्रण क्यों आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा या हमारी कम्युनिटी पर पड़ेगा। तो उसी के लिए अगर देखा जाए तो बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण जो होता है, जन्म नियंत्रण के अंतर्गत जन्म नियंत्रण तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। इसे क्यों करना जरूरी होता है, पहला तो ये कि संततियों की संख्या जो होती है वो सीमित हो जाती है। अगर बर्थ कंट्रोल करते हैं तो उसके द्वारा जो संततियाँ होती है उसकी संख्या को सीमित किया जा सकता है। जैसे कि घर में अगर 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो 2 बच्चे होना जरूरी होते हैं। उसमें एक लड़का हो या लड़की हो, या दोनों लड़के या दोनों लड़कियां हो। दूसरा ये होता है कि चाहा जो गर्भ होता है उसका नियंत्रण किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो इसके अपने अपने बहुत सारे फायदे और नुकसान भी हैं। तो उसी आधार पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या मेडिकल अगर हम देखें तो सुविधाएं होती है जिसके द्वारा कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो वही उन्हीं को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिकली अगर हम देखें तो अवेलेबल होती है जिसके द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें जो एक तो परमानेंट होते हैं कुछ और टेम्परेरी होते हैं। तो अगर हम परमानेंट की अगर हम बात करें तो परमानेंट में सबसे पहला आता है सर्जिकल स्टरलाइजेशन। तो सर्जिकल स्टरलाइजेशन भी जो है वो एक बर्थ कंट्रोल की मेथड है, पर ये परमानेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में बोला जाता है वेसेक्टोमी। ये क्वेश्चन आता है कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या अंतर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वेसेक्टोमी में जो मेल्स में जो मनुष्य में अगर हम देखें तो जो मेल होते हैं पुरुष जो होते हैं तो पुरुषों में क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो होते हैं वो इस नलिका द्वारा जो होते हैं स्खलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो नलिका होती है जिसे वासा डिफरेंसेस बोलते हैं उसको कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद उसको थ्रेड या धागे से बांध दिया जाता है। तो अगर बांध दिया जाता है तो शुक्राणु का जो स्खलन होता है वो रुक जाता है। उसी प्रकार से फीमेल्स में स्त्रियों में क्या किया जाता है, अंडाणु का निषेचन ना हो इसके लिए जो अंडाणु रिलीज करती है जो नलिका, या अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है, ये यहाँ पर होता है। तो अंडाशय जो होते हैं इस नलिका द्वारा, जिसको कि हम फेलोपियन नलिका बोलते हैं, के द्वारा जो होते हैं वो यूटेरस में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको बांध देते हैं या कट करके अगर इसे बांध दिया जाता है तो क्या होता है, फिर अंडाणु जो होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचते, जिससे कि उनका निषेचन नहीं होता और गर्भधारण नहीं होता। तो इस तरह की जो शल्य चिकित्साएं होती है इसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी एंड
वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी पुरुषों में होती है और ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो महिलाओं में होती है, जो कि बंध्यकरण की एक तकनीक है जिसे सर्जिकल स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये परमानेंट मेथड है जिसके द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आती है नॉन इंसेजनल स्टरलाइजेशन। ये फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिसमें कि टाइटेनियम एवं स्टेनलेस स्टील से बनी हुई कुछ छल्ले होते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको लगाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स है जिसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें जैसे कि अगर इस मेथड का यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, अंडवाहिनिया का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, जिससे कि शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह की मेथड नॉन इंसेजनल स्टरलाइजेशन भी होता है। और वैसे ही अगर हम देखें तो कुछ टेम्परेरी मेथड्स भी यूज़ करते हैं। तो टेम्परेरी मेथड्स में क्या किया जाता है, जैसे कि जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के आगे या पीछे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा संभावना होती है गर्भधारण की। तो बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए ये भी एक टेम्परेरी मेथड्स हैं। एंड हार्मोनल मेथड्स यूज़ करते हैं। तो हार्मोनल्स में भी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकती है। ये पिल्स जो होती हैं ये डॉक्टर्स के ही सजेशन से लेना ज़रूरी होता है, जो कि हार्मोन्स जो होते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो जो प्रेगनेंसी को डेवलप करते हैं या प्रेगनेंसी को एक तरह से एक्टिव करते हैं, तो उनको ये क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिसका यूज़ करके रोका जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो जो कि FSH और LH को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हार्मोन्स का स्त्राव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो कि क्या करते हैं, अंडाणु निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो उन हार्मोन्स को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि अंडाणु का जो एक तरह से अंडाणु जो है उसका उत्सर्ग रुक जाता है और एक तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ओरली गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उसका उपयोग करके भी इसे रोका जा सकता है। और फिर आता है अंतर गर्भाशय युक्तियाँ IUD। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं कि IUD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि IUD का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ चीज़ें यही पूछते हैं, फुल फॉर्म्स, जिसे हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस जो होती है प्लास्टिक की बनी होती है या फिर स्टेनलेस स्टील या कॉपर की बनी होती है, जो कि नुकसान ना पहुंचाए स्किन को। और इसका उपयोग किया जाता है IUD के फॉर्म में, मतलब इंट्रा यूटेराइन टेक्निक के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या होता है, इनके अंतर्गत जैसे कॉपर की IUD होती है जो कि फिक्स कर दिया जाता है इन फीमेल्स। तो फीमेल्स की यूटेरस में अगर इसको फिक्स कर देते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। कुछ बैरियर्स मेथड्स होती हैं जिसके द्वारा भी ये किया जा सकता है। और जैसे मेल्स में भी निरोधकों का उपयोग करके भी इसको रोका जा सकता है। वेजाइनल पाउच का यूज़ करके जो फीमेल्स निरोधक होते हैं उनका उपयोग करके भी रोका जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी युक्तियाँ हैं जिनके नाम आपको पढ़ना है सिर्फ, और इसमें फुल फॉर्म्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें है अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो अनचाही प्रेगनेंसी होती है या पेरेंट्स अगर नहीं चाहते हैं या मेल फीमेल्स नहीं चाहते हैं या दंपति नहीं चाहते हैं कि इस तरह से बच्चा हो, तो एक तरह से देखा जाए तो उसका फिर अबॉर्शन होता है, तो प्राकृतिक रूप से ये होना मुश्किल होता है। तो इसे क्या करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है, मतलब प्रेगनेंसी को हटाने के लिए या फिर इसे रोकना जो होता है उसे हम गर्भपात बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं।
तो इसको रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग करके एक तरह से अबॉर्शन कराया जाता है, जिसे कि हम चिकित्सकीय समापन भी कहते हैं। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन या फिर प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। तो परंतु इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी नहीं हो पाता है, गर्भपात नहीं होता है, या फिर बच्चे में डिफेक्ट हो सकते हैं। और ऐसा बच्चा अगर वो गर्भपात उसका नहीं होता है तो उसमें बीमारियां भी हो सकती, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ भी हो सकता है। तो इसके लिए भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में ही ये लेना ज़रूरी होता है। किस किस तरीके से ये किया जा सकता है, जैसे हार्मोन्स के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए एक तरह से एंटी प्रोजेस्टिन हार्मोन्स को होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका केवल 9 सप्ताह का जो गर्भ होता है उसके लिए ही किया जा सकता है। तो ये जो होते हैं, जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की, वो टूटने लगती है जिससे कि गर्भपात हो जाता है। दूसरा होता है वैक्यूम के द्वारा भी जो 16 हफ्ते का जो भ्रूण होता है या गर्भ होता है उसे निकाल दिया जा सकता है, ताकि क्योंकि उसकी गर्भाशय दीवार क्या हो जाती है, टूट जाती है। सर्जिकल मेथड में भी किया जाता है, जिसमें कि एक तरह से चिमटी या फिर इक्विपमेंट की हेल्प से जो गर्भाशय की दीवार है उसको तोड़कर, गर्भाशय की दीवार को तोड़कर और ये कार्य किया जा। तो ये जो मेथड है ये डॉक्टर्स की हेल्प से की जा सकती है, जिसमें कि गर्भपात कराया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा ये सक्सेस होती है, कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं आगे फिर गर्भधारण को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि स्त्रियों में फिर बंध्यता होती है या बच्चे देने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अब इसके बाद जो टॉपिक है मैं आपको एमनियो सेंटेंसेस समझाऊंगी, क्योंकि ये इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। बर्थ कंट्रोल, अबॉर्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।